नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद वसीम। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भी एक तो अपन पॉलिटी की सीरीज शुरू करेंगे भारतीय संविधान की, एक तरफ अपन राजस्थान इतिहास की सीरीज शुरू करेंगे और एक तरफ अपन कला संस्कृति की सीरीज शुरू करेंगे। तो राजस्थान इतिहास के अंदर मैंने आपको राजपूतों की उत्पत्ति करवा दिया था, चौहान वंश करवा दिया था, गुर्जर प्रतिहार वंश भी करवा दिया था। इधर अपने पॉलिटी के अंदर जो है वो अपन पढ़ रहे थे भारत का संवैधानिक इतिहास, और उसके बाद में अपन राजस्थान इतिहास के अंदर जो है वो मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे। तो मेवाड़ का जो इतिहास है वो पूर्ण डिटेल के साथ रहेगा, यानी इसके अंदर मैं आपको संपूर्ण जो इसका इतिहास है वो पढ़ाऊंगा। अंत तक वीडियो को देखना, तभी आपके ये पूरा का पूरा जो मैटर है वो समझ में आएगा। इसकी कई क्लासें होगी, मैं पूर्ण विस्तार के साथ में बोल रहा हूं, यानी कहने का मतलब है कि मेवाड़ के अंदर कुल 70 राजा है। कितने? 70 राजा है, और 70 के अंदर अपन महत्वपूर्ण 35 से 40 राजा मेवाड़ के पढ़ेंगे। तो आप क्लास को लास्ट तक देखोगे तो आपको जो है वो पूरा का पूरा सिस्टम समझ में आएगा। मेवाड़ का इतिहास जो है इसमें से आपका एक भी क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा। तो आप क्लास को अंत तक देखिए, और अगर आप चैनल के ऊपर नए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो डाले तो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। देखिए साथियों, अपन बात करते हैं, आज अपन मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे। कौन सा इतिहास पढ़ेंगे? मेवाड़ का इतिहास। साथ में मैं आपको बता दूं कि एक समस्या आ रही है कि कई बार क्या होता है कि वीडियो जो है वो ब्लर हो जाता है। ब्लर का कारण ये है कि जो फ्लैश लाइट जो है, सामने जो लाइट्स लगी है वो कई बार उनके बिल्कुल मैं सामने आ जाता हूं, जिसकी वजह से 1 या 2 सेकंड के लिए वीडियो ब्लर होता है। तो आप उसको स्किप मत कीजिए, 1 सेकंड या 2 सेकंड के बाद में वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और मैं एक साइड में खड़ा हूं, आप आराम से लिख भी सकते हो। तो अपन शुरू करते हैं मेवाड़ का इतिहास। तो क्या पढ़ेंगे आज? अपन मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे। देखिएगा साथियों कि अपने मेवाड़ के इतिहास की बात करें तो सबसे पहले देखो कि राजस्थान जो है, इस राजस्थान की आकृति कैसी है? राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है। कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। अगर आपको मैप बनाना नहीं आता है तो आप ऐसे बना सकते हो, नॉर्मल बिल्कुल आपको पता है कि राजस्थान की आकृति जो है वो विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या पतंगाकार है। इस साइड में यहां वाला जो क्षेत्र है इसका वो मेवाड़ कहलाता है। क्या कहलाता है? मेवाड़ कहलाता है। यानी ये वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा होगा? मेवाड़ का क्षेत्र हो जाएगा। कौन सा क्षेत्र हो जाएगा साथियों? मेवाड़ का क्षेत्र हो जाएगा। देखो मेवाड़ का जो क्षेत्र है, इस मेवाड़ के अंदर जिले कौन कौन से आते हैं? मेवाड़ के अंदर जिलों की अगर बात करें तो मेवाड़ के अंदर एक जिला आता है चित्तौड़। कौन सा? चित्तौड़। कौन सा जिला आता है? चित्तौड़। एक आता है उदयपुर। कौन सा? उदयपुर। एक इसके अलावा एक जिला आता है राजसमंद। कौन सा जिला आता है? राजसमंद। एक जिला आता है भीलवाड़ा। कौन सा आता है? भीलवाड़ा। तो ये वाला जो क्षेत्र है चित्तौड़, उदयपुर, राजसमंद और भीलवाड़ा वाला जो क्षेत्र है वो उसको क्या कहते हैं? मेवाड़ कहते हैं। कहने का मतलब है कि उदयपुर के जो आसपास का जो क्षेत्र है उसको अपन क्या बोलते हैं? मेवाड़ कहते हैं। देखिएगा साथियों कि राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है, और ये वाला जो क्षेत्र है वो किसका है? मेवाड़ का है। मेवाड़ के अंदर चित्तौड़, उदयपुर, राजसमंद और भीलवाड़ा वाला जो क्षेत्र है जिसको अपन क्या कहते हैं? मेवाड़ कहते हैं। उसके बाद में मेवाड़ जो है, इस मेवाड़ को प्राचीन शिलालेखों में किस नाम से जाना जाता था? मेवाड़ को प्राचीन शिलालेखों में क्या कहते थे? मेवाड़ को प्राचीन शिलालेखों के अंदर कहा जाता था, एक शब्द आता है मेदपाट। कौन सा था? मेदपाट। एक शब्द आता है मेदपाट, एक शब्द आता है प्रागवाट। कौन सा? प्रागवाट। और एक शब्द आता है सीवी जनपद। कौन सा? सीवी जनपद। यानी मेवाड़ को प्राचीन शिलालेखों में मेदपाट, प्रागवाट और सीवी जनपद के नाम से जाना जाता था। देखिएगा मेदपाट नाम इसका क्यों पड़ा? देखो मेदपाट नाम जो है वो एक संस्कृत भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। और इसी का अपभ्रंश होकर, मेदपाट का अपभ्रंश होकर नाम क्या पड़ा था? प्रागवाट पड़ा था। और ये मेदपाट नाम जो है वो मेर या मेद जाति के निवास के कारण, कौन सी? मेर या एक जाति आती है मेद,
कि मेर या मेद जाति के निवास के कारण इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, मेदपाट कहते हैं। और इसी का अपभ्रंश होकर एक नाम पड़ा था, कौन सा, प्रागवाट। उसके बाद में एक इसका नाम आता है सीवी जनपद। कौन सा नाम आता है, सीवी जनपद। ये जो सीवी जनपद है साथियों, इस सीवी जनपद की जो राजधानी थी, इस राजधानी का नाम क्या हो जाएगा, तो इसकी राजधानी हो जाएगी मध्यमिका। सीवी जनपद की राजधानी कौन सी हो जाएगी, मध्यमिका। और मध्यमिका जो है इसे वर्तमान में क्या कहा जाता है, नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं, नगरी कहते हैं। और नगरी आप सभी को पता है कि नगरी कहां पे है, चित्तौड़ में है। कहां पे है, चित्तौड़ में है। नगरी साथियों कहां पर है, चित्तौड़ में है। अगर नगरी चित्तौड़ में है तो साथ में एक चीज और ध्यान रखना नोट लगाकर कि नगर कहां पर है, नगरी चित्तौड़ में है और नगर टोंक में है। नगर कहां पे है, टोंक में है। नगरी चित्तौड़ के अंदर है और नगर कहां पे है, टोंक में है। यानी मेवाड़ को प्राचीन शिलालेखों में मेदपाट, प्रागवाट और सीवी जनपद के नाम से जाना जाता था। ये जो मेवाड़ है, इस मेवाड़ को मेदपाट नाम क्यों दिया, क्योंकि यहां पर एक जाति निवास करती थी जिस जाति का नाम क्या था, मेर या मेद जाति। इस मेर या मेद जाति के नाम पर इस देश क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया था, मेदपाट पड़ा था। और ये एक संस्कृत भाषा का शब्द है और इसी का अपभ्रंश होकर नाम क्या पड़ा था, प्रागवाट नाम पड़ा। एक इसका नाम आता है सीवी जनपद। कहते हैं कि महाभारत काल में इसका नाम क्या था, सीवी जनपद था। महाभारत काल में इसका नाम क्या था, सीवी जनपद था। क्योंकि महाभारत काल में आप पढ़ते हो इंडिया इतिहास के अंदर, भारतीय इतिहास में, कि महाभारत काल में कुल 16 महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे। उन्हीं में से यानी एक जनपद है जिसका नाम क्या है, सीवी। और सीवी जो जनपद है, इस सीवी जनपद की राजधानी कौन सी थी, मध्यमिका। और मध्यमिका को वर्तमान में क्या कहते हैं साथियों, मध्यमिका को वर्तमान में नगरी कहते हैं। और नगरी कहां पे है, चित्तौड़ में है। और नगर कहां पे है, तो नगर साथियों टोंक में है। कहां पे है, टोंक में है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, आगे अपन बात करते हैं कि मेवाड़ के शासकों की कुल देवी कौन सी है। ध्यान दीजिएगा कि मेवाड़ के शासकों की कुल देवी कौन सी है, तो मेवाड़ के शासकों की जो कुल देवी आती है साथियों, कौन सी देवी, कुल देवी। मेवाड़ के शासकों की कुल देवी जिसका नाम क्या हो जाएगा, बाण माता। कौन सी माता, बाण माता। मेवाड़ के शासकों की जो कुल देवी है जिसका नाम क्या हो जाएगा, बाण माता नाम हो जाएगा। और बाण माता जो है, इस बाण माता का मंदिर कहां पर है, कौन से दुर्ग में है, तो बाण माता का जो मंदिर है वो साथियों कुंभलगढ़ दुर्ग में है। कौन से दुर्ग में है, कुंभलगढ़ दुर्ग में है। कौन से दुर्ग में है, कुंभलगढ़ दुर्ग में है। कौन सी माता का मंदिर, बाण माता का मंदिर। कहने का मतलब है कि मेवाड़ के शासकों की जो कुल देवी है जिसका नाम क्या है, बाण माता। उसके बाद में देखो, मेवाड़ के जो शासक है, ये मेवाड़ के शासक स्वयं को एकलिंग नाथ का दीवान मानते हैं। किसका दीवान मानते हैं, एकलिंग नाथ का। किसका दीवान मानते हैं, एकलिंग नाथ का दीवान मानते हैं। मेवाड़ के जो शासक है वो स्वयं को किसका दीवान मानते हैं, एकलिंग नाथ का। और एकलिंग नाथ का मंदिर साथियों कैलाशपुरी में है। कहां पे है, कैलाशपुरी, उदयपुर के अंदर किसका मंदिर है, एकलिंग नाथ का मंदिर है। मेवाड़ के जो शासक है वो स्वयं को किसका दीवान मानते हैं, एकलिंग नाथ का दीवान मानते हैं। जिनका मंदिर कहां पे है, जिनका मंदिर हो जाएगा कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर। कहां पर हो जाएगा, कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर हो जाएगा। यानी जो ये बाण माता है आपने पढ़ा होगा, आगे अपन महाराणा कुंभा के अंदर पढ़ेंगे कि बाण माता की मूर्ति को उठाकर लेके जाएगा। आगे अपन बात करेंगे महमूद खिलजी फर्स्ट की, तो आगे चलकर महमूद खिलजी फर्स्ट ने इसको बाण माता की मूर्ति के पत्थरों को कसाईयों को मांस तोलने के लिए दिया था। उसके बाद में मेवाड़ के शासकों की कुल देवी बाण माता और स्वयं को किसका दीवान मानते हैं, एकलिंग नाथ का दीवान मानते हैं। आगे देखिएगा कि मेवाड़ के शासक जो है, इन मेवाड़ के शासकों का कुल देवता कौन सा है साथियों। इनका जो कुल देवता है जिसका नाम आता है बडगोरा का चार भुजा, बडगोरा का चार भुजा नाथ। और ये बडगोरा का चार भुजा नाथ है जिसका मंदिर साथियों राजसमंद में है। कहां पे है, राजसमंद में है। बडगोरा के चार भुजा नाथ का मंदिर कहां पे है,
राजसमंद में है। और इनकी जो इष्ट देवी है, मेवाड़ के शासकों की जो इष्ट देवी है साथियों, इस इष्ट देवी का नाम क्या मिलता है? तो इष्ट देवी का नाम मिलता है चार भुजा माता। कौन सी माता? तो चार भुजा माता। और चार भुजा माता का जो मंदिर है साथियों वो हल्दी घाटी में है। कहां पे है? हल्दी घाटी में है। और हल्दी घाटी राजसमंद में है। कहां पे है? राजसमंद में है। आगे बढ़ते हैं, अपन बात करते हैं। हमने बात किया कि मेवाड़ के शासकों की जो कुल देवी है जिसका नाम है बाण माता। मेवाड़ को प्राचीन शिलालेखों में मेदपाट, प्रागवाट और शिवी जनपद के नाम से जाना जाता था। उसके बाद में हमने पढ़ा कि मेवाड़ के शासकों की जो कुल देवी बाण माता, जिसका मंदिर कुंभलगढ़ दुर्ग में है। स्वयं को किसका दीवान मानते हैं? एकलिंगनाथ का दीवान मानते हैं। और एकलिंगनाथ का जो मंदिर है साथियों वो कहां पे है? तो एकलिंगनाथ का जो मंदिर है वो कैलाशपुरी उदयपुर में है। इनका जो आराध्य देवता है या कुल देवता इनका जो है, जिनका नाम क्या है? बड़गोरा का चार भुजा नाथ, जिनका मंदिर कहां पे है? राजसमंद में है। और इसके बाद में हमने पढ़ा कि इनकी जो इष्ट देवी है जिसका नाम है चार भुजा माता। क्या नाम है? चार भुजा माता। इतनी बात समझ में आगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। आगे अपन बात करते हैं मेवाड़ के शासकों की उत्पत्ति के स्रोत। आगे अपन क्या पढ़ेंगे? मेवाड़ के शासकों की उत्पत्ति के स्रोत। तो मैं इसको मिटा देता हूं और आगे अपन बढ़ते हैं और पढ़ते हैं मेवाड़ के शासकों की उत्पत्ति के स्रोत। पूर्णतः विस्तार के साथ पढ़ेंगे, आप बस क्लास को लाइक कर दीजिएगा। मेवाड़ के शासकों की उत्पत्ति का या उत्पत्ति के स्रोत। उत्पत्ति के स्रोत देखिएगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं उत्पत्ति के स्रोत में एक नंबर पे एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है अबुल फजल जी। ये अबुल फजल जो है ये मेवाड़ के शासकों के लिए क्या कहता है? अबुल फजल कहता है कि ईरान का एक शासक है। कहां का शासक है? ईरान का शासक है। ये कहता है कि ईरान के शासक नौसेखा के पुत्र, ईरान के शासक नौसेखा के पुत्र नौसेजा के वंशज है। ईरान के शासक नौसेखा के पुत्र नौसेजा के वंशज है। ऐसी बात कौन कह रहा है? तो ऐसी बात साथियों कह रहा है अबुल फजल। अबुल फजल को आप जानते होंगे कि अबुल फजल जो है वो अकबर के नवरत्न में था। किसके नवरत्न में था? अकबर के नवरत्न में था। नवरत्न में था कौन? अबुल फजल। और ये जो अबुल फजल है इसने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था आइन ए अकबरी। कौन सा ग्रंथ था? आइन ए अकबरी नामक जो ग्रंथ है साथियों वो किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था, जिसने मेवाड़ के शासकों के लिए कहा है कि ये ईरान के शासक नौसेखा के पुत्र नौसेजा के वंशज है। नौसेखा के पुत्र नौसेजा के वंशज है। उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर पे एक व्यक्ति आएगा जिसका नाम है कर्नल जेम्स टोड। क्या नाम है साथियों? कर्नल जेम्स टोड। और ये कर्नल जेम्स टोड है साथियों, आपको पता है कि कर्नल जेम्स टोड क्या है? विदेशी है। बाकी मैंने आपको राजपूतों की उत्पत्ति में मेवाड़ के शासकों के बारे में बता दिया था, परंतु ये कुछ एक बिंदु रहे थे वो मैं आपको यहीं पे बता दूंगा। कर्नल जेम्स टोड जो है वो स्वयं क्या है? विदेशी है। क्या है? विदेशी है। अगर ये स्वयं विदेशी है तो मेवाड़ के शासकों को भी क्या कहेगा? विदेशी कहेगा। क्या कहेगा साथियों? विदेशी कहेगा। देखिएगा कर्नल जेम्स टोड जो है ये अपने राजस्थान इतिहास के पिता है। क्या है भाई? राजस्थान इतिहास के पिता है। राजस्थान इतिहास के पिता कौन है? कर्नल जेम्स टोड। राजस्थान इतिहास के पिता कौन है? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड जो है इनकी पुस्तक का नाम क्या देखने को मिलता है? तो इनकी पुस्तक आती है जिसका नाम है द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इनकी जो पुस्तक है जिसका नाम है द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसका एक और नाम आता है वो है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया।
द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ये भी किसकी पुस्तक है? कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक है। इन्हें अपने राजस्थान इतिहास का पिता माना जाता है। यानी कि राजस्थान इतिहास को क्रमबद्ध रूप से लिखने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो राजस्थान इतिहास को क्रमबद्ध रूप से लिखने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो लिखने का साथियों श्रेय जो है वो कर्नल जेम्स टोड को दिया जाता है। परंतु राजस्थान इतिहास को क्रमबद्ध रूप से लिखा किसने था? तो राजस्थान इतिहास को मुहणोत नैणसी ने लिखा था। किसने लिखा था? मुहणोत नैणसी ने राजस्थान इतिहास को क्रमबद्ध रूप से लिखा था। लेकिन लिखने का श्रेय तो किसे दिया गया है? लिखने का श्रेय कर्नल जेम्स टोड को दिया गया है, जिसे राजस्थान इतिहास का क्या माना जाता है? पिता माना जाता है। 3 नंबर पे साथियों ध्यान दीजिए, 3 नंबर पे साथियों जो आता है वो आपका 3 नंबर पे होगा जैन ग्रंथ। क्या होता है? जैन ग्रंथ। 3 नंबर पे एक जैन ग्रंथ है और उस जैन ग्रंथ का नाम है स्तृंजय महात्म्य। एक जैन ग्रंथ है और उस जैन ग्रंथ का नाम क्या है साथियों? स्तृंजय महात्म्य नाम है। और ये जैन ग्रंथ स्तृंजय महात्म्य जो है वो इनकी वास्तविक बात को बताता है कि भाई ये गुजरात का यानी वल्लभी एक स्थान है। क्या नाम है उस स्थान का? वल्लभी। और वल्लभी कहां पे है? गुजरात में है। वल्लभी कहां पे है साथियों? गुजरात में है। और ये वल्लभी गुजरात के एक राजा थे जिनका नाम क्या था? शिलादित्य। क्या नाम था? शिलादित्य। की वल्लभी गुजरात के राजा जिनका नाम क्या है? शिलादित्य नाम है। और उन्हीं के वंशज है कौन? मेवाड़ के शासक। ये बात कौन कह रहा है? जैन ग्रंथ स्तृंजय महात्म्य कह रहा है। उसके बाद में साथियों देखिएगा कि मेवाड़ के जो शासक है वो स्वयं को राम का एक पुत्र था। राम का पुत्र जिसका नाम क्या था? कुश। स्वयं को कुश का वंशज मानते हैं। क्या मानते हैं? कुश का वंशज मानते हैं। मेवाड़ के जो शासक है वो स्वयं को राम के पुत्र कुश का वंशज मानते हैं। और साथ में मेवाड़ के शासकों को सूर्यवंशी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूर्यवंशी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूर्यवंशी कहा जाता है। और साथ में इनको हिंदुआ सूरज कहते हैं। मेवाड़ के शासकों को क्या कहते हैं साथियों? हिंदुआ सूरज कहते हैं। मेवाड़ के शासकों को हिंदुआ सूरज कहते हैं। देखिएगा मेवाड़ के शासकों की उत्पत्ति के स्रोतों की हमने बात की और उत्पत्ति के स्रोतों में सबसे पहले हमने पढ़ा अबुल फजल को। अबुल फजल कहते हैं कि ईरान के शासक नौसेखा के पुत्र नौसेजा के वंशज है कौन? मेवाड़ के शासक। उसके बाद में हमने देखा कि अबुल फजल अकबर के नवरत्न में से एक था और इसने आइन ए अकबरी नामक ग्रंथ की रचना की थी। और 2 नंबर पे हमने पढ़ा कर्नल जेम्स टोड को, जो इनको क्या मानते हैं? विदेशी मानते हैं। कर्नल जेम्स टोड जिन्हें राजस्थान इतिहास का पिता कहते हैं, इनकी पुस्तक द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसका दूसरा नाम द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। उसके बाद में 3 नंबर पे हमने पढ़ा जैन ग्रंथ जिसका नाम है स्तृंजय महात्म्य। और जैन ग्रंथ स्तृंजय महात्म्य कहता है कि वल्लभी गुजरात के राजा शिलादित्य के वंशज है कौन? मेवाड़ के शासक। उसके बाद में देखो कि मेवाड़ के शासक जो है वो स्वयं को किसका वंशज मानते हैं? कुश का वंशज मानते हैं। ये सूर्यवंशी है तथा इन्हें हिंदुआ सूरज कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदुआ सूरज कहते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। आगे अपन बात करते हैं मेवाड़ के शासकों के बारे में कि ये कुश के वंशज है। किसके वंशज है? कुश के वंशज। भी कुश के वंशज कैसे हुए उसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि मेवाड़ के शासक जो है वो सूर्यवंशी या कुश के वंशज कैसे है। देखिएगा साथियों कि अपन राजस्थान की बात कर रहे हैं और राजस्थान की आकृति कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। कैसी आकृति है? विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। और पतंगाकार आकृति किसकी है? राजस्थान की। इधर एक क्षेत्र है जिसका नाम है गुजरात और गुजरात का जो क्षेत्र है जिसका नाम हो जाएगा वल्लभी। क्या नाम हो जाएगा? वल्लभी। वल्लभी एक क्षेत्र है और वल्लभी कहां पे है? गुजरात में है। हुआ क्या? अपन कुश के वंशज क्यों मान रहे हैं? कहते हैं कि कुश का
जो 108वां वंशज जो था जिसका नाम था विजयभूप, क्या नाम था? विजयभूप। कुश का 108वां वंशज जिसका नाम क्या था साथियों? विजयभूप नाम था। और इस विजयभूप के समय तक जो इनकी राजधानी हुआ करती थी सूर्यवंशी राजाओं की, उस राजधानी का नाम था अयोध्या। कौन सी थी? अयोध्या। और अयोध्या यहां पे मान लो क्या है? अयोध्या है। क्या है? अयोध्या। ये जो विजयभूप था, इस विजयभूप ने अपनी राजधानी अयोध्या से स्थानांतरित करके कहां बना ली? वल्लभी के अंदर। कहां पर बना ली? वल्लभी में। किसने बनाई? विजयभूप ने। विजयभूप ने अपनी राजधानी अयोध्या से किसको बना लिया? वल्लभी को बना लिया। और इसी विजयभूप का एक वंशज हुआ था जिसका नाम था शिलादित्य। क्या नाम था? शिलादित्य नाम था। और साथियों ये शिलादित्य जो है वो आगे का वल्लभी का क्या बनेगा? राजा बनेगा। जब ये शिलादित्य आगे का वल्लभी का राजा बनेगा तो इसने राजा बनने के बाद में अपने राजस्थान के अंदर एक स्थान था आबू। कौन सा? आबू। और आबू के अंदर एक वंश था जिसका नाम था परमार वंश। कौन सा वंश था? परमार वंश। और इस आबू के परमार वंश की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था साथियों पुष्पावती। क्या नाम था? पुष्पावती। पुष्पावती। आबू के परमार वंश की जो राजकुमारी थी जिसका नाम क्या था? पुष्पावती। इस पुष्पावती के साथ में विवाह कर लिया किसने? शिलादित्य ने। कहते हैं कि जब शिलादित्य ने पुष्पावती के साथ में विवाह किया तो इनके कई सारी लड़कियां हो गई, एक भी क्या नहीं हुआ? लड़का नहीं हुआ। तो भाई कहते हैं कि अपने परंपरा होती है कि राजस्थान के अंदर हो चाहे भारत के अंदर हो, लड़की का जब जन्म होता है तो कहते हैं लक्ष्मी का आवागमन हुआ है। भाई एक दो दिख जाए, लेकिन यहां पर इनके कई सारी लड़कियां हो गई, 6-7 लड़कियां हो गई, एक भी लड़का नहीं हुआ। यानी 6-7 लक्ष्मियां आ गई, एक भी लक्ष्मण को नहीं आए। तो इसने क्या किया? जो पुष्पावती थी, इस पुष्पावती ने कहा कि आबू के अंदर एक देवी है और उस देवी का नाम है अपूर्ता देवी। कौन सी देवी है? अपूर्ता देवी। मैं पुत्र प्राप्ति के लिए किसकी पूजा करने के लिए जा रही हूं? अपूर्ता देवी की पूजा करने के लिए जा रही हूं। ऐसा किसने कहा? पुष्पावती ने। पुष्पावती ने कहा कि मैं अपूर्ता देवी की पूजा करने के लिए, किसके लिए? अपूर्ता देवी की पूजा करने के लिए, यानी अपने पुत्र प्राप्ति के लिए कहां पर जा रही हूं? आबू में जा रही हूं। शिलादित्य ने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप चले जाओ। जब शिलादित्य की पत्नी पुष्पावती यहां पे जाती है तो कहते हैं कि वल्लभी के ऊपर एक अरब आक्रमणकारी, क्या? अरब आक्रमणकारियों ने अटैक कर दिया। किसके ऊपर? वल्लभी के ऊपर। वल्लभी के ऊपर अरब आक्रमणकारियों ने अटैक किया और वल्लभी को तहस नहस कर दिया। इधर ये पुष्पावती जो थी वो गर्भ से थी और कहां पर है? आबू के अंदर है। अपूर्ता देवी की क्या कर रही है? पूजा कर रही है। वल्लभी को तहस नहस कर दिया और शिलादित्य की क्या कर दी? हत्या कर दी। साथियों शिलादित्य की हत्या हो गई, इस बात का पता चलता है पुष्पावती को। जब पुष्पावती को इस बात का पता चलता है कि भी मेरे पति की क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है। जब पुष्पावती को इस बात का पता चलता है कि मेरे पति की मृत्यु हो गई है तो पुष्पावती भी सती होना चाहती है, क्योंकि राजस्थान के अंदर या भारत के अंदर ही थी ये प्रथा, जिस प्रथा का नाम था सती प्रथा। साथियों अपन पढ़ते हैं कि 1829 के अंदर लॉर्ड विलियम बेटिक जो था, जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय बने थे, जो लॉर्ड विलियम बेटिक था वो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे, लॉर्ड विलियम बेटिक। इस लॉर्ड विलियम बेटिक ने राजा राम मोहन राय के साथ में मिलकर 1829 में एक प्रथा पर रोक लगाई थी और उस प्रथा का नाम क्या था साथियों? सती प्रथा। कौन सी प्रथा थी? सती प्रथा। हुआ क्या कि यहां पर जब पुष्पावती के पति शिलादित्य की मृत्यु हो गई तो पुष्पावती गर्भ से है और कहते हैं कि जब कोई महिला गर्भ से होती है तो वो सती नहीं होती जब तक उसे पुत्र या पुत्री की प्राप्ति नहीं हो जाती। भी होता क्या है कि एक इसके अंदर ऑप्शन और भी था कि भाई सती नहीं हो सकती जब तक उसको बच्चा न हो जाए, परंतु वो अपने पिता के घर में नहीं रह सकती, उसको अपने पति के घर में जाना पड़ेगा। पति का घर था वल्लभी के अंदर और वल्लभी को अरबों ने क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया था। तब ये पुष्पावती जो है
वो वीरनगर की एक ब्राह्मणी थी, वीरनगर की एक ब्राह्मणी थी और उस ब्राह्मणी का नाम था कमलावती। वीरनगर की एक ब्राह्मणी थी और उस ब्राह्मणी का नाम था कमलावती। इस वीरनगर की ब्राह्मणी कमलावती के पास में चली जाती है कौन? पुष्पावती। कहते हैं कि वीरनगर की ब्राह्मणी पुष्पावती के घर गुफा में एक लड़के का जन्म हुआ था और उस लड़के का नाम क्या था? गुहिल नाम था। क्या नाम था? गुहिल नाम था। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इसका जन्म एक गुफा के अंदर हुआ, जिसके कारण इसका नाम क्या पड़ा? गुहिल नाम पड़ा। क्या नाम पड़ा? गुहिल, या इसी को गुहादित्य कहते हैं। गुहिल या इसी को क्या कहते हैं? गुहादित्य कहा जाता है। गुहिल या इसको क्या कहते हैं? गुहादित्य कहते हैं। साथियों, यहां पर जैसे ही इसको पुत्र प्राप्ति होती है, पुष्पावती को पुत्र की प्राप्ति होती है, तो शर्त के अकॉर्डिंग उसे क्या होना पड़ेगा? सती होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? सती होना पड़ेगा। यानी सती होना भी एक परंपरा थी। मैं आपको भी जिक्र कर रहा था। कहते हैं कि पीछे एक कोई गांव था और उस गांव में एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। जब उस व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी जो पत्नी थी वो भी कहती है कि मैं इसके पीछे क्या होऊंगा? सती होऊंगा, कि मेरा पति परमेश्वर था और पति की मृत्यु होगी। पति की यानी परमेश्वर की मृत्यु के बाद में भी जीने का क्या फायदा? तो इसने कहा, बोली मैं सती होऊंगा। गांव वालों ने समझाया, बेटा क्या कर रही हो? सती प्रथा का अंत हो चुका है, तुम कहां पर सती हो रही हो? बोली नहीं, मैं तो सती होऊंगा। बार बार समझाया लेकिन फिर भी कहती है कि नहीं, मेरे को तो क्या होना है? सती होना है। कुछ लड़के थे, उन्होंने कहा कि भाई चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसको साथ में जला देते। चिता बनाई, चिता बना के उस महिला को भी सज संवर के उसके ऊपर बिठा दिया। और जैसे ही चिता को आग लगाई जाती है तो वो महिला जो थी उस चिता को छोड़कर भाग जाती है। कहते हैं कि जब ज्यादा धुआं निकलो, पहला कपड़ा थोड़ा बहुत बलिया, उसके बाद में थोड़ी बहुत चामड़ी लगने लगी, टप गई, और गांव वालों को लगा कि वास्तव में ये तो इसके साथ में ही जल गई। गांव वाले पूजा करने लगे, सती माता सती माता सती माता के नाम से उसकी पूजा होने लगी। उस महिला के 2 लड़के थे, बेचारे गरीब फैमिली से थे। पिता की मृत्यु हो गई और माँ वैसे निकल गई, रेवड़ चराते, गांव में गाय वगैरह चराते थे। हुआ क्या, एक दिन घूमते घूमते वो एक गांव में चले गए। वहां पे उनको प्यास लगी तो एक पास में बड़ा घर था। उन लड़कों ने सोचा, बोले इधर जाते हैं अपन, कुछ खाना वाना मिलेगा, खाना खा के चलते हैं। तो वो लड़के जैसे ही उस घर में जाते हैं, उस घर में जाकर उन्होंने देखा तो वही महिला जो उनकी माता थी वो एक सरदार के घर में थी। होता क्या है, वो लड़के वैसे के वैसे दबे पांव वापस आ जाते हैं गांव में। गांव वाले उनसे पूछते हैं, बोला हम पूरा गांव सती माता की पूजा करते हैं, तुम लोग क्यों नहीं करते? तुम्हारी तो क्या थी? माता थी। वो लड़के कहते हैं, अच्छा आपकी सती माता को हम देख के आए थे, एक सरदार के घर बैठी है और अकेली सती माता नहीं है, उसके साथ में छोटे छोटे सतिया और है, निराई बेड़ा और है। तब यहां पर कहने का मतलब है कि ऐसे नहीं होता है। सती प्रथा एक नियम था और महिला जो थी वो सज संवर के यानी कि एक दुल्हन की तरह सज के अपने पति के साथ में चिता के अंदर जल जाती थी, यानी बिल्कुल आंखें बंद करके। यानी ऐसा नहीं है कि उसको जैसे ही थोड़ी बहुत आग लगी तो उठकर भाग गई, ऐसे सती नहीं होता। तो इस सती प्रथा के अकॉर्डिंग पुष्पावती को तो भाई क्या होना पड़ेगा? सती होना पड़ेगा। पुष्पावती को सती होना पड़ेगा। तो ये जो गुहिल है, इस गुहिल का लालन पालन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका लालन पालन जो है वो साथियों किसके द्वारा किया जाता है? कमलावती के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? कमलावती के द्वारा किया जाता है। एक चीज थोड़ी सी हमने छोड़ दी, उसको भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि मेवाड़ के शासकों के लिए जो मुहणोत नेणसी था, इस मुहणोत नेणसी ने मेवाड़ के शासकों की कुल 24 शाखा बताई थी। कितनी शाखा बताई थी? 24 शाखा बताई थी, जिनमें से 2 महत्वपूर्ण है।
एक शाखा जिसका नाम था रावल शाखा और दूसरी जो शाखा थी जिसका नाम था सिसोदिया शाखा। कौन सी शाखा हो जाएगी? सिसोदिया शाखा। साथियों, रावल शाखा का ही एक नाम आता है कौन सा? गुहिल शाखा। क्या नाम? गुहिल या रावल शाखा। और दूसरी कौन सी? सिसोदिया शाखा। ये दो शाखा महत्वपूर्ण है कौन से वंश की? गुहिल वंश की। तो यानी कि गुहिल जो था, इस गुहिल का लालन पालन किसके द्वारा किया जाता है? तो गुहिल का लालन पालन कमलावती के द्वारा किया जाता है। भी देखो, राजा का बच्चा था कौन? गुहिल। और राजा का बच्चा कहते हैं ना, अपने राजस्थान में आज भी एक कहावत है कि उंदर गया जमेड़ो तो बिल्ली खोदेगा। तो राजा का बच्चा है, राजा का बेटा है, तो भाई ये तो जब जैसे छोटा था तब से ऐसे उसके हाथ में अगर कोई भी चीज आती है तो वो तलवार की तरह से चलाता है। यानी उसके अंदर प्रतीत हो रहा है ऐसा कि ये किसका पुत्र है? राजा का पुत्र है। कहते हैं होता क्या है, एक दिन समय आया और उस जो कमलावती थी, गुहिल की जो लालन पालन करने वाली वीरनगर की जो ब्राह्मणी थी कमलावती, उसका अंतिम समय आ जाता है। और अंतिम समय में वो गुहिल को बुलाती है और कहती है कि गुहिल, तुम्हारी माता जिसका नाम था पुष्पावती, जो आबू के परमार वंश की राजकुमारी हुआ करती थी, और तुम्हारे पिता सूर्यवंशी थे, तुम्हारे पिता सूर्यवंशी एक बड़े राजघराने के शीलादित्य जिनका नाम था, तो मैंने तो तुम्हारा क्या किया है? लालन पालन। जैसे आपने फिल्मों में नहीं देखते क्या, हीरो का जिस गुंडे के साथ में लफड़ा हो जाता है, उसकी माता को पता होता है अच्छी तरह से, उसकी माता होती है, उसकी पत्नी होती है, यानी महिला वर्ग को इस बात का पता होता है भी मेरे बेटे ने, मेरे पति ने पंगा ले रखा है, कभी भी हमको उठाया जा सकता है। तो वो घर में नहीं रह सकती? नहीं, वो बाहर निकलेगी और वो उसको उठा के लेके जाएगा। फिल्मों में देखते हैं कि जैसे ही कोई बूढ़ी औरत होती है, उसकी मृत्यु होने वाली होती है, गोली वोली लग जाती है उसको, तो अपने बेटे को बुलाती है, बेटा मैं तुम्हारी माता नहीं हूं, मैंने तो तुम्हारा लालन पालन किया था, तुम्हारी माता तो वो थी। और वो बच्चा कहता है, नहीं तुम मेरी माँ हो, नहीं तुम मेरी माँ हो। ऐसा करते हैं, ऐसा सीन बहुत सारे आते हैं। कुछ ऐसा ही यहाँ पे हुआ होगा कि भाई जैसे कमलावती की अंतिम समय आया तो उसने बताया कि भाई बेटा मैं तुम्हारी माता नहीं हूं, तुम्हारे पिता वल्लभी के राजा हुआ करते थे जिनकी मृत्यु है वो अरबों की वजह से हुई थी। तो गुहिल को इस बात का पता चला। गुहिल कहते हैं एक गांव था ऊंदरी गांव। कौन सा? एक गांव था जिसका नाम था ऊंदरी गांव। इस ऊंदरी गांव के अंदर भील लोग रहा करते थे। कौन से लोग रहा करते थे? भील लोग रहा करते थे। ऊंदरी गांव के भीलों को इकट्ठा करके गुहिल अपनी सेना बनाकर वल्लभी की तरफ जाता। जैसे ही गुहिल वल्लभी के अंदर पहुंचता है तो वहां पर अरबों का नाम निशान ही नहीं था। लेकिन वो क्षेत्र गुहिल को अच्छा नहीं लगा। गुहिल जो था, इस गुहिल ने 565-66 ईस्वी में, गुहिल ने 565-66 ईस्वी में अपने मेवाड़ वाले क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में? मेवाड़ वाले क्षेत्र में कौन से वंश की नींव रखी थी? गुहिल वंश की नींव रखी थी। कौन से वंश की नींव रखी थी साथियों? तो गुहिल वंश की नींव रखता है कौन से क्षेत्र के अंदर? मेवाड़ वाले क्षेत्र के अंदर। किसके द्वारा रखी जाती है? गुहिल के द्वारा रखी जाती है। तो हमने पढ़ा कि जो मेवाड़ के शासक थे उन्हें सूर्यवंशी या हिंदुआ सूरज क्यों कहते हैं, साथ में ये कुश के वंशज है। तो यहां तक हमने पढ़ लिया है। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले कौन सी शाखा शुरू करेंगे? गुहिल या रावल शाखा शुरू करेंगे। मेवाड़ के इतिहास में हम सबसे पहले कौन सी शाखा शुरू करते हैं? रावल या गुहिल शाखा शुरू करते हैं। तो एक चीज ध्यान रखना कि मेवाड़ के इतिहास के जितने भी पार्ट है उन सभी के सभी पार्टों को आपको अच्छे से देखना है, तभी पूरा का पूरा जो मैटर है वो आपके समझ में आएगा। तो सबसे पहले अपन जिस शाखा की बात करेंगे उस शाखा का नाम है रावल शाखा। और इसी शाखा को क्या कहा जाता है? गुहिल शाखा। क्या कहा जाता है? गुहिल शाखा। रावल शाखा को ही साथियों क्या कहा जाता है? गुहिल शाखा कहा जाता है। तो सबसे पहले रावल शाखा या गुहिल शाखा के संस्थापक की बात करते हैं। तो इसका संस्थापक जो था जिसका नाम हो जाएगा गुहिल या गुहा आदित्य। तो इसका संस्थापक गुहिल या गुहा
द्वितीय हो जाएगा। इस गुहिल या गुहादित्य ने 565-66 ईस्वी में 565-66 ईस्वी में मेवाड़ के अंदर कौन से वंश की नींव रखी थी? तो मेवाड़ के अंदर गुहिल वंश की नींव रखी थी। 565-66 ईस्वी में मेवाड़ के अंदर कौन से वंश की नींव रखी थी? तो गुहिल वंश की नींव रखी थी। इस गुहिल के पिता की अगर बात करें तो इसके पिता का नाम था शिलादित्य। क्या नाम था साथियों? इसके पिता का नाम था शिलादित्य। और इसकी जो माता थी, इसकी माता का नाम हो जाएगा पुष्पावती। इसकी माता का नाम क्या हो जाएगा? पुष्पावती नाम हो जाएगा। और इसका लालन पालन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका लालन पालन जो है वो वीरनगर की एक ब्राह्मणी थी जिसका नाम था कमलावती। इसी कमलावती के द्वारा गुहिल का लालन पालन किया जाता है। जो कहां की ब्राह्मणी थी? वीरनगर की ब्राह्मणी थी। देखो गुहिल जो है, इस गुहिल का राज तिलक जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? ऊंदरी गांव के भीलों के द्वारा किया जाता है। कौन से गांव के भीलों के द्वारा? ऊंदरी गांव के भीलों के द्वारा। कहते हैं कि ऊंदरी गांव के भीलों ने अपने अंगूठे के रक्त से, ऊंदरी गांव के भीलों ने अपने अंगूठे के रक्त से गुहिल का क्या किया था? राज्याभिषेक किया था। और गुहिल ने इनको, जो भील थे, इन भीलों को गुहिल ने कहा था कि मैं या मेरे वंशज कभी भी आपसे क्या वसूल नहीं करेंगे? कर वसूल नहीं करेंगे। क्या वसूल नहीं करेंगे? कर वसूल नहीं करेंगे। ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहा था साथियों गुहिल ने। किसने कहा था? गुहिल ने ऐसा कहा था कि मैं या मेरे वंशज जो है वो आपसे कभी भी क्या वसूल नहीं करेंगे? कर वसूल नहीं करेंगे। गुहिल के बाद में रावल शाखा का जो अगला शासक आता है, बिल्कुल आपको सिर्फ नाम याद रखना है, 2 नंबर पे आता है जिसका नाम है राजा भोज। क्या नाम है? राजा भोज। उसके बाद में 3 नंबर पे आता है नागादित्य। 4 नंबर पे आता है शिलादित्य सेकंड। उसके बाद में आता है 5 नंबर पे अपराजित या शिलादित्य के बाद में एक महेंद्र फर्स्ट भी आता है, महेंद्र फर्स्ट। उसके बाद में अपराजित। उसके बाद में एक राजा आता है जिसका नाम है महेंद्र सेकंड। साथियों ये जो महेंद्र सेकंड था, इस महेंद्र सेकंड ने राजा बनने के बाद में भीलों को कहा, बोले मुझे पता नहीं मेरे पूर्वजों ने आपको क्या कहा था, लेकिन आपको मुझे क्या देना पड़ेगा? कर देना पड़ेगा। ऐसा किसने कहा था? महेंद्र सेकंड ने कहा था। और महेंद्र सेकंड जो है इसको भीलों ने कहा, बोले आपके पूर्वजों ने बोला था कि हमसे क्या नहीं लेंगे? कर नहीं लेंगे। तो महेंद्र सेकंड नहीं मानता है, जिसके कारण भीलों ने महेंद्र सेकंड की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। क्या कर दी साथियों? हत्या कर दी। किसने? महेंद्र सेकंड की हत्या भीलों ने कर दी। और इसी महेंद्र सेकंड का एक पुत्र आता है और उस पुत्र का नाम था बप्पा रावल, या इसी को क्या कहते हैं? कालभोज कहते हैं। तो नेक्स्ट जो राजा होगा जिसका नाम होगा बप्पा रावल या कालभोज, इसका समय आता है 734 से लेकर 753 ईस्वी तक। तो साथियों हमने गुहिल का इतिहास पढ़ा, गुहिल वंश का इतिहास पढ़ा है, जिसके अंदर स्टार्टिंग फैक्ट में मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ सामान्य परिचय बताया है। आगे अपन बप्पा रावल जो इसका वास्तविक संस्थापक होगा, यानी गुहिल वंश का संस्थापक तो कौन है? गुहिल है। और वास्तविक संस्थापक जिसका नाम होगा बप्पा रावल, जो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो जो अब अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और साथ में अपने दोस्तों को शेयर करना। और अभी बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, तो बारिश का आनंद लीजिए। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।